है आपके गोदाम Any doubt from last class? आप गुड्स इन ट्रांजिट को गोदाम में है, गोदाम के बाहर Last class से कोई प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। अब तुमको क्वेश्चन लगा कि गुड्स खाली ये एक ही लाइन लिखा हुआ है, गुड्स इन ट्रांजिट। नो मैम। ट्रांजिट ऑफ रुपीज 15,000। क्या इसका एंट्री कर पता था, क्या एस्टैब्लिशमेंट कर, खाली एक लाइन ये लिखा हुआ है। तुरंत नहीं कोई बोलेगा, सोच समझ के 2 मिनट का जमा स्पेशल टाइम दिया। बिना सोच समझ गुड्स इन ट्रांजिट ऑफ रुपीज। Okay. What is HRP? What we discussed till now? तुम्हारे बुक में तुम्हारा गुड्स इन ट्रांजिट, इसी बिजनेस का बुक में गुड्स इन ट्रांजिट है। तक हम लोग क्या डिस्कशन किए? HRP क्या है? मैम इसमें राइट पर्सन और राइट पीपल के बारे में मैनेजर फंक्शन बात ठीक है, की थी क्या मैम। ऑब्जेक्टिव है? Objectives? समझे नहीं तो फिर बात कर। आरती? Effective utilization of resource, provide information to forecast the future need of employees, or we can say human workforce, and determining the manpower gap. मतलब कितना ट्रेनिंग देना चाहिए, कितना ट्रेनिंग बाकी किसी भी एम्प्लॉय को ये भी इंश्योर करता है। Okay, what about the importance? जी तो दिमाग काम करा जी, क्या हो गया? मैन पावर प्लानिंग इम्पोर्टेंट है ताकि फ्यूचर और प्रेजेंट नीड को एनालाइज किया जाए कि अभी कितने ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आएगा सबके साथ कोप अप करने के लिए। ठीक है। जो बोलते हो खाली और मैम ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज हो सके ताकि वेस्टेज ना हो, और जो लेबर फोर्स है वो सब डेली आए और अननेसेसरी डिसमिसल ना हो, उन लोगों में मतलब ट्रेनिंग की कमी ना हो और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है ये। जब से कंपनी स्टार्ट होगा तब से जब तक कंपनी एंड होगा तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। ओके, यहाँ तक हो गया था, प्रोसेस भी हो गया था। प्रोसेस को रिपीट करिए सुनील। प्रोसेस नहीं हुआ था। तो फिर ध्यान, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या होता है, क्या इनिशियल स्टेप होता है, कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो उससे पहले हमको तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ना, क्या ऑब्जेक्टिव है, मकसद क्या है। क्या अगर मान लीजिए बिजनेस को घटाना ही होगा तब तो हम लोग को तो थोड़ा मतलब एम्प्लॉयज को भी घटाने की जरूरत होगी, और अगर एक्सपेंड करना होगा तो फिर हमको जरूरत होगी। अगर एक्सपेंड करना है तो किस टाइप के बिजनेस में एक्सपेंड करना है, कैसे लेबर स्किल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच, द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर इन वेरियस फील्ड सच एज प्रोडक्शन, marketing, finance, expansion and sales gives the idea about the work to be done in the organization. ठीक है, next is inventory of present human resource, यानी आपका अभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इन्वेंट्री है, क्या स्किल सेट है और कितने एम्प्लॉयज है। ठीक है, फॉर द अपडेटेड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम HRIS, इफ यू रिमेम्बर, जैसे MIS होता है वैसे ह्यूमन रिसोर्स का भी सारा डिटेल, सारा रिकॉर्ड HRIS सॉफ्टवेयर के थ्रू रखा जाता है। ठीक है, द करेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, देयर कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल, ये सारा कुछ एनालाइज किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल में डिफरेंस है। कैन एनीवन से दैट? पोटेंशियल में और परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। क्या है युवराज सिंह? मैम तुम लोग का थोड़ा ठीक है। Yuvraj Singh, can you say, turn on your camera and say? नहीं, you're there not Yuvraj? अच्छा बोलो बोलो क्या, जल्दी जल्दी। Fine.
अच्छा, नेक्स्ट लेडीज और वंदना। exotic treatment क्या होता है? यस मैम। बताइए। तुम बताओ जी। मैम मैं लास्ट क्लास में नहीं थी, तबीयत खराब था तो मैं क्वेश्चन सब लोग बनाएगा बताइए थोड़ा, मुस्कान। ठीक है? मैम परफॉर्मेंस मतलब जो एम्प्लॉय रोल प्ले किया है 1 साल में जो काम किया उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। और पोटेंशियल वो है जो इंसान के अंदर है तो बट अभी तक उसको यूज नहीं किया गया है, वो पोटेंशियल हिडन यानी पोटेंशियल हो आगे, सकता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है या ना? अब तक जो परफॉर्मेंस था, अब तक आप कैसा कर रहे हैं, दैट इज परफॉर्मेंस। और पोटेंशियल मतलब क्या कैलिबर है भविष्य में करने के लिए, फ्यूचर में क्या क्या हम इससे यूज ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज एबिलिटी पोटेंशियल। मैम, हाँ, एबिलिटी बोल सकते हैं क्या मैम? ability to perform something, that is potential, ठीक यस है। मैम। So to fill the various job requirement, the internal sources, that is employees from within the organization, मतलब organization के अंदर जितने employee हैं उन्हीं को प्रमोशन दे करके या डिफरेंट जगह प्लेस करके हम लोग ये इंटरनल सोर्स हो, इससे हम वो गैप फिल कर सकते हैं। दूसरा एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस प्लेसमेंट एजेंसी कैन बी एस्टिमेटेड। और इसके अलावा बहुत सारा प्रोसीजर है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हैं। जब हम रिक्रूटमेंट चैप्टर में आएंगे तब डिटेल में देखेंगे और कितना कितना सोर्सेज है रिक्रूट करने का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पहला हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव एनालाइज कर लिए, फिर पहला हम सेकंड हम इन्वेंटरी अपना देख लिए। दूसरा तीसरा फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग देख लिए कि ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड एट डिफरेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर जॉब प्रोफाइल आर टू बी एस्टिमेटेड। The available internal and external sources to fulfill those requirements are also measured, ठीक है। There should be proper matching of job description and job specification. Job description और job specification मैंने बताया था आपको जब हम functions of human resource के बारे में discussion कर रहे थे। राजेश कुमार, what is job description and job specification? राजेश कुमार। यस मैम। मैम जॉब डिस्क्रिप्शन में हम कह सकते हैं कि उनका इसमें अलग अलग उनका जॉब परफॉर्मेंस हो सकता है या अलग अलग उनका जॉब करने का अलग अलग ये डिफरेंट। कोई बता पाएगा? क्या है करूं बताओ? Anyone can answer? बोलो। मैम जॉब डिस्क्रिप्शन में रिस्पांसिबिलिटी होता है ना? जॉब डिस्क्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यस। जॉब ड्यूटी क्या परफॉर्म करना होगा वो चीज स्पेसिफाई होता है, ठीक है। आपको क्या क्या काम करना होगा वो चीज स्पेसिफाई होता है। लाइक आपका पोजीशन क्या होगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ आपका फील्ड जॉब होगा, ठीक है, टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। तो जॉब से रिलेटेड जितना भी आपका डिस्क्रिप्शन है, जॉब ड्यूटी से रिलेटेड जितना डिस्क्रिप्शन है वो हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नाम ही बता रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जॉब को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन यानी मैम जो क्वालिफिकेशंस और स्किल्स रिक्वायर्ड, वेरी गुड, यानी उस पोजीशन को फिल करने के लिए कौन सा पोजीशन या कौन से क्वालिफिकेशन की जरूरत थी, किस बंदे को हम हायर करेंगे, ठीक है। ये चीज आपका रहता है जॉब स्पेसिफिकेशन। यस दिव्या, यू वर रेजिंग योर हैंड। हाँ आंसर देना था बट आकांक्षा बोल रही। अच्छा, मुझे कोई डाउट है तो ये होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। कोई बात नहीं, और मौका मिलेगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप, ठीक है। अब गैप कितना है, पहले हम इन्वेंटरी देखे, अभी तो सिर्फ इन्वेंटरी देखे हैं, फिर डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं कि अभी मेरी जरूरत कितनी है और आपका सप्लाई कितना हो रहा है, फाइन। अब हम लोग कर रहे हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप, यानी कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई will provide with the surplus or deficit of human resource. Deficit represent the number of people to be employed, whereas surplus represent termination. है ना, ऑब्वियसली अगर आपके पास डिफिसिट होगा, अगर कमी होगी तब तो आप रिक्रूट करेंगे, लेकिन अगर सरप्लस अगर एम्प्लॉय है जरूरत के अकॉर्डिंग जरूरत से ज्यादा है
तो अब तो आपको टर्मिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी डन टू अपग्रेड द स्किल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। प्रॉपर अगर मतलब ट्रेनिंग से अगर बात बन जाती है तो वो गैप को फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान, ठीक है। यानी अभी तक तो हम डिफिसिट है या सरप्लस है वो हम देख लिया, अब उसके अकॉर्डिंग एक्शन तो लेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान डेवलप ऑन वेदर देयर इज डिफिसिट और सरप्लस इन द ऑर्गेनाइजेशन। Accordingly, the plan may be finalized either for new recruitment, training, interdepartmental transfer in case of deficiency of termination, or voluntary retirement scheme and redeployment in case of surplus. ठीक है, deficit होगा तो क्या करेंगे और surplus होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्शन प्लान। नेक्स्ट है आपका लास्ट में मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड फीडबैक। यानी सब कुछ करने के बाद अब करना है कि भाई मेरा डिसीजन सही है या नहीं है। तो इट मेनली इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द requirements and inventories are updated over a period. This plan is monitored strictly to identify the deficiency and remove it. The comparison between human resource plan and its actual implementation is done to ensure the appropriate action and availability of the required number of employee for various jobs. ठीक है, कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान का और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो बेसिकली जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो सही है कि नहीं, ये चेक करना है आपका 6 पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ चार्ट बना हुआ है। एनालाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स का इन्वेंटरी, डिमांड और सप्लाई का फोरकास्टिंग, फिर गैप कितना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्शन प्लान और लास्ट में आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फीडबैक। ये है आपका स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये स्टेप यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए कि हमको ह्यूमन रिसोर्स प्लान करना है। ऑब्वियसली पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, रटने की जरूरत है नहीं, ऐसे कॉमन सेंस पे देखेंगे। हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर इन्वेंटरी देखेंगे अपना कितना है, फिर डिमांड सप्लाई कितना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गैप कितना है, ठीक है, गैप इन द सेंस डिफिसिट है या सरप्लस है। उसके बाद फिर अपना फाइनल एक्शन लेंगे, डिफिसिट है तो क्या करेंगे, सरप्लस है तो क्या करेंगे, और लास्ट में मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का सबसे मतलब समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन कोई है तो ये है डिमांड फोरकास्टिंग मेथड। यानी अब तक तो हम देखिए प्लान करना है, प्लान करना है, प्लान करना है। अब हम देख रहे हैं कैसे प्लान करना है, कौन कौन सा मेथड है जो कि प्लान हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का प्लान करते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है, कैसे हम लोग जानते हैं कि कितना का जरूरत पड़ेगा, कितना हायर करना पड़ेगा या कितना टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला मेथड है आपका मैनेजमेंट जजमेंट। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड इज मैनेजमेंट जजमेंट। तो मैनेजमेंट जजमेंट को सबसे सिंपल मेथड बोला जाता है। ठीक है, एक तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड, दूसरा सबसे ज्यादा टाइम सेविंग, और उससे भी बड़ी चीज क्या कि ये स्मॉल फॉर्म में आप ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच होता है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, आपका लाइन मैनेजर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड सबमिट इट टू द टॉप मैनेजर फॉर देयर रिव्यू एंड कंसिडरेशन। ठीक है, अपना जो लाइक जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना जरूरत है, HR डिपार्टमेंट में इतना जरूरत है, ये सब डिपार्टमेंटल हेड अपना सारा रिपोर्ट तैयार करके मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भेजते हैं, यानी टॉप मैनेजर्स को भेजते हैं। ठीक है, या फिर इन टॉप डाउन अप्रोच द टॉप मैनेजर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल फोरकास्ट which is reviewed by departmental head of the manager। तो सबसे सिंपलेस्ट है, मिल बैठ के मतलब सब लोग डिस्कशन करिए कितना रिक्वायरमेंट है, आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। ये जो नीचे वाले हैं जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अपना रिक्वायरमेंट बता के ऊपर देंगे, या नहीं तो ऊपर वाले बना करके नीचे देंगे। तो इसको हम लोग टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं या पार्टिसिपेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका डिमांड फोरकास्टिंग मेथड का सबसे टॉप मोस्ट मेथड, सबसे सिंपलेस्ट मेथड, मैनेजमेंट जजमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है,
अब आगे देखते हैं, दिस इज वर्क स्टडी मेथड। यहाँ पे अब हम काम को स्टडी करते हैं, कैसे? यूज वेदर इट इज पॉसिबल टू मेजर वर्क एंड सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वहां पे हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे पॉसिबल होता है काम को मेजर कर पाना, एक स्टैंडर्ड सेट कर पाना। तो वैसे काम में ही हम लोग ये वर्क स्टडी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टाइम एंड मोशन स्टडी। वो साइंटिफिक मेथड में जब हम लोग देखे थे टाइम एंड मोशन स्टडी किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, यहाँ पे वही हम चेक कर रहे हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी, आई यूज टू असर्टेन स्टैंडर्ड टाइम for doing a standard work. Based on this, we can find out number of workers to do standard work. ठीक है, इसके बेसिस पे टाइम एंड मोशन स्टडी के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने वर्कर की जरूरत है कोई स्टैंडर्ड काम करने के लिए, कितना वर्कर। जैसे यहाँ एग्जांपल है कि प्लान आउटपुट मान लीजिए मतलब जो नेक्स्ट ईयर है, आने वाले साल में हमको इतना का प्रोडक्शन करना है, इतना यूनिट कितना है, 3 लाख 3 लाख यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है। टाइम कितना है, 2 घंटा। 2 घंटा लगता है। ये चीज मेरा स्टडी किया हुआ, ठीक है। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगता है 2 घंटा। अब वर्कर को टाइम कितना लगता है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 लाख, तो 2 घंटा करता है तो लगभग 6 लाख करेगा 1 घंटे में। अब वर्कर की एबिलिटी को अगर हम देखें तो वर्कर की एबिलिटी है साल में इतना घंटा वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वर्कर नीडेड टू प्रोड्यूस 3 लाख यूनिट, तो जस्ट डिवाइड कर दीजिए, कंप्लीट मैथ्स है इसमें, सिंपल मैथ्स है एक्चुअली। इसमें 3 लाख डिवाइडेड बाय जो सालाना एबिलिटी है वो, यानी 400 वर्कर की जरूरत है, ठीक है। तो 400 वर्कर आप देखिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्कर है, और अगर कम है तो हायर करिए, ठीक है। तो इतना मेरा पहले जैसे देखिए ऑर्गेनाइजेशनल का गोल हम एनालाइज कर लिए, इतना यूनिट हम लोगों को प्रोड्यूस करना है नेक्स्ट ईयर, और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लिए कि इतना मेरे को जरूरत है, ठीक है। तो पहले आउटपुट स्टैंडर्ड आवर क्या लगता है, फिर 3 लाख को प्रोड्यूस करने में कितना लगेगा, और ये सब करने के बाद आपके एम्प्लॉय की एबिलिटी कितनी, ठीक है। तो 3 लाख को करने में कितना लगेगा, इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये था आपका वर्क स्टडी मेथड, ठीक है। दिक्कत समझ आ गया? नाउ लेट्स स्विच टू नेक्स्ट, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस को सबसे क्विकेस्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग वर्क स्टडी किए, वैसे यहाँ पे हम लोग पास्ट रेशियो स्टडी करते हैं, स्टडिंग पास्ट रेशियो ऑफ मैन एंड हिज आउटपुट। यानी एक आदमी प्रोड्यूस करता है 200 यूनिट, सेम वे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है इतना। एज वी नो अबाउट द ट्रेड एनालिसिस, 200 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मैन, तो इतना यूनिट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 700 वर्कर, ठीक है। तो इसको रेशियो ट्रेड एनालिसिस को हम लोग सबसे क्विकेस्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा कितना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था आपका रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। अब लास्ट आपका है मेथड डेल्फी टेक्निक मेथड। डेल्फी टेक्निक को सबसे कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग मेथड बोला जाता है, ठीक है। और ये डेल्फी मेथड आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई कर सकते हैं, और तो और जहाँ पे आप एक जगह बैठ करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कारण कि कोई मान लीजिए एक ब्रांच यहाँ पटना में है, तो एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच इंडिया से बाहर है, तो उस केस में एक जगह मिलके बैठ पाना मुश्किल है। तो क्या होता था, ये बहुत पुराना है, अब के टाइम में तो ये तो सुटेबल भी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग है। ये डू नॉट अलाउ ग्रुप मेंबर टू मीट फेस टू फेस। ये यहाँ पे क्या करते हैं, जो कलेक्शन ऑफ HR नीड फ्रॉम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पे जितना ब्रांचेस है, अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग जगह में हो, वो HR नीड का पूरा कितनी जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स की, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत है, वो एक रिपोर्ट पहले ग्रुप के एक्सपर्ट से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद समराइज वेरियस रिस्पॉन्स, अलग अलग जगह से आया, इसके लिए एक बंदा रिक्रूट किया हुआ है, वो समराइज करेगा सारा रिस्पॉन्स, फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, फिर रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट, जितना रिपोर्ट वो तैयार किया, फिर वो रिपोर्ट भेजेगा वापस से सारे एक्सपर्ट, ठीक है। एक बार एक्सपर्ट रिव्यू कर दिए अगर रिपोर्ट को, इफ ऑल द एक्सपर्ट एग्री विद रिपोर्ट, देन दैट फोरकास्ट इज फाइनल, और अगर एग्री नहीं करते, द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल ऑल एक्सपर्ट्स एग्री ऑन द रिपोर्ट,
ठीक है, अगर एग्री कर गए तो वो फाइनल डिसीजन, अगर एग्री नहीं कर पाए तो फिर से सारा रिपीट होगा प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आपका मेथड्स। ये सबसे बुलेट पॉइंट में और इजी मेथड, इजी लैंग्वेज में आपको दिया गया है। बुक में थोड़ा लैंग्वेज टफ मिल सकता है, यहाँ पे स्टेप वाइज आपको दिया गया है, बुलेट पॉइंट विद एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव एचआरपी। एचआरपी यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब आप करेंगे तो सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स दिए रखा है आपको, ये सब चीज को आप फॉलो करिए। क्या क्या चीज है? प्लान शुड बी एज डिटेल एज एक्सपेंडिचर अलाउ। ठीक है, आप उतना ही प्लान करिए जितना आपके पास पॉकेट में दम। ठीक है, जितना फंड है आपके पास उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान करिए। नेक्स्ट, प्लान शुड नॉट एक्सटेंड टू फार into the future accurate production to distinct far is simply not possible। मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब 10 साल 15 साल बाद वो सब प्रेडिक्ट करना is not good। आप उतना ही प्रेडिक्ट कर लीजिए, जैसे 5 साल 2 साल आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं एचआरपी प्लानिंग। ठीक है, ज्यादा दूर सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ऑल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी कंसिडर्ड। मतलब ऑब्वियसली जो हम डिसीजन लेंगे तो अल्टरनेटिव और रखना होगा। मतलब प्लान ए अगर काम नहीं किया तो प्लान बी काम नहीं किया तो प्लान सी। ठीक है, तो जितना अल्टरनेटिव हो सबको आप कंसिडर करिए और देखिए कि सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, फिर साइड इफेक्ट ऑफ द प्लान शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड। ठीक है, अगर हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। लाइक डेल्फी मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या हमारे पास उतना टाइम है एचआरपी के लिए? क्या हमको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है या थोड़ा हम वेट कर सकते हैं? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल मस्ट आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लान। जो मतलब बेसिकली पार्टिसिपेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि जितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में है आप सबके इंस्ट्रक्शन को लीजिए। क्या पता जो चीज हमारे दिमाग में नहीं है वो सामने वाले के दिमाग में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लान शुड बी कंसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। प्लान समझने लायक हो, क्रिस्प हो, क्लियर हो। ठीक है, तो ये है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव एचआरपी। जब आप एचआरपी कर रहे हैं तो इंश्योर कि ये सारा पॉइंट्स आप कंसीडर करें। और लास्ट में आपका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो अभी डिस्कशन हो रहा था। क्या है ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम? बेसिकली देयर कैन नॉट बी अ गुड प्लानिंग विदाउट गुड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हर एक आपके एम्प्लॉय का अगर मान लीजिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास उनका डेटा को स्टोर रखना, हर एक का पर्सनल डेटा स्टोर रखना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंश्योर करता है कि आप प्रॉपर्ली सारा डेटा को रख पाए। ठीक है, द नीड फॉर गुड एंड सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स डेटा इज मेड पॉसिबल थ्रू HRIS। ठीक है, क्या है HRIS? इट इज अ सिस्टम that is used to collect and store data of an organization employee। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय हैं उनका सारा डिटेल इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, उसका एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, पोटेंशियल, एज, पे स्केल, सारा चीज मेंशन रहता है। 10, मैनेजर फाइंड्स HRIS एज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिवाइस फॉर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तरीके का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका HRIS। किस चीज के लिए यूज होता है? टू स्टोर द डेटा ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। 4 साल में बांटना है तो पहला साल में 50,000 रुपया जब एक्सपेंडिचर हुआ होगा तो क्या क्यों होगा? सब लोग देखो, यही तो सिखाना चाह रहे हैं। गेटिंग माय वॉइस? डिफर्ड वैल्यू एक्सपेंडिचर। यस मैम। यस यस मैम। नेक्स्ट इज आपका बैरियर्स इन HRP। अब क्या क्या रुकावट आ सकता है? पहला, पीपल्स परसेप्शन दैट पीपल आर अवेलेबल इन अबंडेंस इन आवर लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ठीक है, कि हम लोगों का एक तरीके से समझिए ये मिसकंसेप्शन होता है कि हर जब चाहे लेबर मिल जाए। तो लेबर अगर आपको अनस्किल्ड चाहिए तो इंडिया में सरप्लस है, लेकिन आप स्किल्ड लेबर खोज रहे हैं तो जब चाहो तब आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ HR इज नॉट 100% एक्यूरेट। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जो आप चेक कर रहे हैं वो हमेशा सही है, सारा एक्यूरेट डेटा दे, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट बैरियर है अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब आज हम प्लान आउट कर लिए हैं, अब अनसर्टेनिटी कभी भी कुछ भी आ सकती है। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ, ये सब अभी सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी है। राइट, तो कल क्या हो किसने जाना? तो दैट इज अनसर्टेन।
तो आज आप प्लान कर लिए तो नेक्स्ट टाइम में आपको इतने ही ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट या दैट्स नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट, conflict between quantitative and qualitative approach। ठीक है, आप जैसे क्वालिटेटिव अप्रोच में आपका आ गया वर्क स्टडी मेथड, ठीक है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, ये सब क्या हो गया क्वांटिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव में जैसे आपका डेल्फी मेथड हो गया, आपका एक और कौन है, मैनेजमेंट जजमेंट हो गया, ये दोनों आपका हो गया क्वालिटेटिव। तो कई बार क्या होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज सब एज अ बैरियर काम करता है एचआरपी में। तो ये था आपका एचआरपी का कंप्लीट चैप्टर। और आज मैम क्वालिटेटिव का एक बार वापस बता दीजिए। दो मेथड मैंने बताया ना, क्वालिटेटिव एक ये हो गया आपका मैनेजमेंट जजमेंट, जो आपके सारे डिपार्टमेंटल हेड लोग रिपोर्ट तैयार करके देंगे, ठीक है। एक और आपका क्वालिटेटिव मेथड हो गया ये डेल्फी मेथड, सारे एक्सपर्ट जो तैयार करके देंगे रिपोर्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने हैं जो अपने से दे रहे हैं कि हाँ इतना रिक्वायरमेंट है। और ये आपका है क्वांटिटेटिव मेथड, रेशियो ट्रेंड हो गया, वर्क स्टडी मेथड हो गया। तो ये कई बार क्या होता है कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट देते हैं, क्वालिटेटिव से कुछ और रिजल्ट निकल के आता है और क्वांटिटेटिव से कुछ और रिजल्ट निकल के आता है। दिस विल एक्ट एज अ हिंड्रेंस फॉर एचआरपी, ठीक है। यस सर। तो ये था आपका कंप्लीट एचआरपी। समझने में कहीं दिक्कत परेशानी? 12,500 पीएल अकाउंट में आ जाएगा इस साल भी, एडवर्टाइजमेंट को 4 साल में, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस बता दीजिए ना। यहाँ पे जस्ट रेशियो ट्रेंड तो और भी सिंपल है। यहाँ पे एक आदमी कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको इतना यूनिट प्रोड्यूस करवाना है तो कितना लगेगा, यही तो रेशियो है। यस। मैन और नंबर ऑफ यूनिट्स, ये देखना है हमको रेशियो ट्रेंड में। बताइए क्या नाम है, सुमन आप ही बताइए, मैनेजमेंट जजमेंट से क्या समझते हैं आप? बैलेंस शीट में 17/31/2017 सुमन, दिखेगा। यस मैम। मैनेजमेंट जजमेंट मतलब 25,000 इसी को बोलते हैं, फिर 25,000 ना बचेगा जी, इसी को बोलते हैं फिर टीसीएस से। माही कुमारी, इसी को बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ ब्लड में चल गया, कर्णिका, कंफ्यूज हो गए। एक्चुअल में ये एडवर्टाइजमेंट एसेट है जी, नहीं है इसी में कर्णिका कैनेरिया में। ये बताओ कंटीजेंट मैनेजमेंट जजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट जजमेंट मेथड में क्या करते हैं हम लोग? कल परसों से आप नेक्स्ट यस मैम। मैनेजमेंट जजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, अब बताओ कंटीजेंट लायबिलिटी से क्या मतलब समझते हो मैम? फिर इतना हड़बड़ करते हो इसीलिए बाबा। मैम मैनेजमेंट को आकांक्षा कुछ रोल नंबर लिखिए आप। उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। रोल नंबर 7, 6, 14, 46। मैम 7 मेरा है। हाँ लिखिए। रोल नंबर 26, 2, 26, यस मैम। 14, 18, 14 बैच 1 बैच 2। क्या बोला? 14। अभी जी बता दें, फिर बोलोगे ना। एक मिनट, देखो एक ऐसा लायबिलिटी होता है जो 14 बैच 2 भी है, बैच 1 भी है। यस बैच मैम। 14 यू कुछ अनसर्टेन इवेंट, बैच 1 5। इवेंट मतलब कोई घटना सर्टेन है कि इस ओर होगा कि इस ओर होगा, ये होगा। ठीक है, आज का डेट दे दीजिए और ये आज का अटेंडेंस है। डिपेंड करता है कोई इवेंट ठीक है, बाकी किसी का अटेंडेंस नहीं। 46
बैच बैच 2 बताई दी नहीं मैं। होगा जैसे तुम्हारे ऊपर Batch किसी ने 1 केस कर 46 दिया, अभी तुम एक बिजनेस मैम बैच 2 6 या आकांक्षा मेरा भी बना देना, मैं बोलती बैच 2 6 तुम्हारा में बिजनेस है और तुम्हारे ऊपर किसी ने कस्टमर ने क्लेम कर मैम दिया 50 लाख बस रुपए का इतने क्लेम लोग का ही किया, अटेंडेंस होना या चाहिए। अशोक कुमार पे या और विनीत डेट कुमार ने मेंशन कर गलत दीजिए। कंप्यूटर हमको बेचा, मैम बैच लेटर के चलते मैं क्या? IIT एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, अगर कैलकुलेटर बता चुकी हूँ बैच 2 कैलकुलेटर के चलते मैं एग्जाम रोल नहीं 2। कर पाया, अब इस पर हम 50 लाख का जुर्माना भुगते हैं। अधिवा बताइए मैनेजमेंट जजमेंट में क्या देखिए हम लोग। जैसे ना आप बोलो कि इसके ऊपर वो 50 टॉप लेवल मैनेजर्स का जो जजमेंट आता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, शायद हाँ फ्यूचर के इवेंट क्या- पर क्या? डिपेंड करता है। फ्यूचर के जो इवेंट क्या है वो इवेंट अनसर्टेन है। सर हाँ ठीक है, फ्यूचर के जो इवेंट उसके पर डिपेंड करता है। हाँ आप बताइए, आप सुनाई देगा। और वो इवेंट क्या है अनसर्टेन। मैम टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो डायरेक्टली जजमेंट आता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कभी भी खराब हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या चैप्टर है क्या ये? नहीं या अभिजीत ने कैलकुलेटर राजेश कुमार। मैम इसमें देखा जाता है कि हमारे ये अब बॉटम से लेके अब तक इसमें मैनेजमेंट देखा जाता है मैम कि कितना भी हमारे एम्प्लॉय की जरूरत है, और इसमें मेथड में टाइम सेविंग का भी ध्यान रखा जाता है। बताइए दिव्या। और जैसे ना अगर ऐसा होगा तो, लेकिन आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अभी तो फिक्स नहीं है, अभी तो कोर्ट में कैसे चल रहा है। मेथड है इसमें टाइमिंग सेविंग पे फोकस किया जाता है, और यहाँ बॉटम एंड टॉप दोनों यूज किया जाता है ताकि टॉप डाउन ये समझ में आया, टाइम सेविंग ये समझ में आया, ये तो राजेश भी बोला, लेकिन ये मेथड में करते क्या है? अभी हम इस मेथड में मैम ये एम्प्लॉयज का रिव्यू चेक होता है। चलता है, ये आपके के लिए क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं मतलब फर्म में कितने रिसोर्स लगेंगे उसका रिपोर्ट रेडी करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। होगा ये इवेंट आपके अगेंस्ट जो आपके डिपार्टमेंटल हेड हैं वो रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट लगने वाला है ह्यूमन रिसोर्स का, और वो ऊपर मैनेजमेंट को देते हैं, या फिर आपके टॉप लेवल के जो एम्प्लॉई हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं, कलेक्ट करके आपके डिपार्टमेंटल हेड को रिव्यू करने के लिए देते हैं कि देखिए वेदर इट इज करेक्ट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जिसको कहते हैं मैनेजमेंट जजमेंट। बाकी डेल्फी मेथड कौन बताएगा? आकांक्षा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, इसका कोई अकाउंटिंग लिख दे रहा है, नो अकाउंटिंग। यानी एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स मेथड होता है यहाँ पे मैम, और ये मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे यूज करते हैं। यहाँ पर जो वर्कर होते हैं, सॉरी जो ग्रुप मेंबर होते हैं, वो फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उसके बाद उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या फिर से बोलिए मैम। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि उस हिसाब से फिर यहाँ पे वर्क होता है। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। सुनील बताइए। ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे फेस टू फेस मीट करना पॉसिबल नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट जगह पे सिचुएटेड है, ठीक है, तो अलग अलग है, दूर दूर है सब लोग, तो फेस टू फेस पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो है आपका HR का क्या कितना नीड है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या नीड है, जो एक्सपर्ट हैं वो देते हैं, और जो आपके जो रिक्रूट जिसको किया गया ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए जो एक्सपर्ट हैं वो समराइज करते हैं सारा रिपोर्ट। कुछ पटना ब्रांच से आया है, कुछ दिल्ली ब्रांच से आया है रिपोर्ट, कुछ कहीं फॉरेन से, मान लीजिए USA से आया है रिपोर्ट, वो सारे रिपोर्ट को कलेक्ट करके एक तरीके से समराइज किया जाता है, फिर रिपोर्ट तैयार करके फिर वापस से भेजा जाता है सारे एक्सपर्ट्स को रिव्यू करने के लिए, और अगर वो रिपोर्ट देके बाकी सारे लोग एग्री हो जाते हैं तो फाइनल हो जाता है वो डिसीजन, और अगर एग्री नहीं होते तो वापस से ये प्रोसेस रिपीट होता है।
ये होता है आपका डेल्फी टेक्निक, और समझिए कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछने वाला है ये टेक्निक, ठीक है। अब चूंकि चलता है नहीं, लेकिन फिर भी हर एग्जाम में मैं डेल्फी टेक्निक तो हर जगह देखी, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन। बाकी HRIS क्या है? तुम लगाते हो ना जी? HRIS क्या है? इंडिया जीता तो ये, इंडिया हारा तो ये, तब तुम्हारे बच्चों को इंडिया हारा तो 50,000 रुपए। मैम इसमें एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रहता है। वेरी गुड, सारा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय का जो भी चाहे उसका एबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पोटेंशियल क्या है, पूरा यस मैम। स्किल क्या है, वो सारा डेटा इसमें फीड रहता है। चलिए गुड, तो ये था आपका HRP। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब HRP कर लिए, प्लान आउट कर लिए कि कितना चाहिए, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तब तक यहाँ Yes, ma'am. पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पार्टिसिपेटिव होइए। लास्ट क्लास के कंपैरिजन ये क्लास बेटर था, जहाँ एक बच्चे का कैमरा ऑन था, आज लगभग रेशियो थोड़ा बढ़ा है, तो रेशियो ग्रेजुअली बढ़े, यही एक्सपेक्टेशन है। सर मेरा आकांक्षा बना देना मेरा रे। मेरा भी आकांक्षा अटेंडेंस बन- बना दीजिए। आकांक्षा अगर एक बच्चा और आगे बढ़ा, जितना मैं बता रही हूँ, तो आपका अटेंडेंस कट जाएगा। मैम मेरा तो बनेगा ना। मेरा जितना मैं बता रही हूँ उतने ही लोगों का होना चाहिए। राजेश का भी मैम ऑन मेरा था, मेरा राजेश का पिकअप खेल रहे थे, तो लेकिन फिर भी पार्टिसिपेटिव है, तो राजेश का भी तो है, लिखवाया ही होगा मैंने, बैच 218। Yes, ma'am. मैम मेरा मेरा तो बना ना आकांक्षा। सुनील का भी था, बैच सुमन 220। इरिटेट क्यों कर रहे हो मैम? सुमन का छोड़ दीजिए, बार बार एक ही बात। इतने ही लोगों का बनना चाहिए जितना मैंने बताया, ठीक है। दिव्या, सुनील, राजेश, सुमन, मुस्कान, अदीबा, आरती, वंदना, और वो भी आज मैं, चलो ठीक है दे दी, कैमरा ऑफ ऑन हो रहा था, लेकिन कम से कम ऑन कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसकी वजह से आपका बना है। ये जो ऑफ ऑन वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो धीरे धीरे थोड़ा छोड़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।